रोहित को अक्सर ऑफिस से आते समय सिग्नल पर एक भिखारन दिखती थी। पता नहीं क्यों उस भिखारन को देखकर रोहित उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस करता था। भिखारन भी रोहित को देखकर जाती और आप पलक उसे देखती रहती। पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि तब कभी कभी ही, लेकिन अब उसका नया ऑफिस इसी रास्ते पर पड़ता था तो उसको दिन में 2 बार तो यहाँ से निकलना ही होता था और अक्सर यहाँ रेड लाइट की वजह से ट्रैफिक रुका होता था। कुछ दिन पहले ही रोहित ने इस भिखारिन को नोटिस किया था। उस दिन भी जब रोहित ऑफिस से घर लौट रहा था, वह भिखारन वहीं पर खड़ी थी और रोहित को देख रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने उसको डांट कर वहां से भगा दिया। रोहित कुछ कहता उससे पहले उसकी टैक्सी आगे बढ़ गई। उसे पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आया। उसे अच्छा नहीं लगा पुलिस वाले का उस भिखारन को डांटना। घर पहुंचकर रोहित सीधे अपने कमरे में चला गया। उसका मन कुछ उदास था। तभी उसकी माँ रीना देवी चाय लेकर आ गई। आते ही वह बोली, रोहित बेटा क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। रोहित ने चाय पीते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा बता बेटा, आज खाने में क्या बनाऊं? रीना देवी ने प्यार से मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। माँ आप पापा से पूछ लो, वह क्या बनवाएंगे, मैं खा लूंगा, रोहित ने कहा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर उस भिखारन की तस्वीर आ जाती थी। उसके जेहन में बस एक सवाल था कि वह उस भिखारन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। रोहित जितना इस विषय में सोचता वह उतना ही बेचैन हो जाता। अगले दिन वह भिखारन रोहित को नहीं दिखी, न ऑफिस जाते समय और न ही ऑफिस से वापस आते समय। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए। धीरे धीरे रोहित की बेचैनी बढ़ने लगी। उसका मन ना तो घर पर लगता न ऑफिस में। एक दिन शाम को ऑफिस से आते समय उसने सिग्नल पर टैक्सी छोड़ दी। वह पैदल ही आसपास भटकता रहा। तभी उसे 14 से 15 साल का एक लड़का भीख मांगता दिखा। रोहित लपक कर उसके पास पहुंचा और उससे भिखारन के बारे में पूछा। पहले तो वह लड़का आनाकानी करता रहा, लेकिन रोहित ने जब उसे एक 50 रुपए का नोट पकड़ाया तो वह रोहित को उस भिखारिन के मकान तक ले गया। मकान क्या था? एक टूटा फूटा घर था जिसकी आधे से ज़्यादा छत गिर चुकी थी। एक तरफ खुले में एक चूल्हा बना था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कई दिनों से खाना ही ना बना हो। एक कमरा था जिसकी दरवाजा टूटकर एक तरफ गिर पड़ा था। तभी रोहित को उस कमरे के अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अंदर झांक कर देखा। एक कोने में वह भिखारन जमीन पर लेटी हुई खांस रही थी। रोहित जल्दी से उसके पास पहुंचा। उसने भिखारन को 2 बार आवाज़ दी। भिखारन ने बहुत कोशिश करके आंखें खोली, लेकिन वह ठीक तरह से आंख नहीं खोल पा रही थी। रोहित भिखारन के पास पहुंचा। उसने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और उसको पानी पिलाया। भिखारन ने धीरे से आंख खोल दी। आधी खुली आंख में रोहित को कई सवाल दिखाई पड़े। वह बोला, माई मैं रोहित हूँ, आप कई दिनों से सिग्नल पर नहीं दिखी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। भिखारन रोहित को एकटक देख रही थी। क्या बात है माई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। भिखारन ने उठने की कोशिश की। रोहित ने उन्हें संभाल लिया, वरना वह गिर जाती। अरे आपको तो बुखार है, हल्का सा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, भिखारन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैं देखता हूँ, शायद मेरे बैग में कोई दवा हो। रोहित ने अपना बैग टटोलते हुए कहा। उसे बैग में बुखार की दवा मिल गई। उसने भिखारन को टिफिन से खाना खिलाया और बुखार की दवा उसे दे दी। आज ऑफिस में किसी ने अपने बर्थडे की पार्टी दी थी, इसीलिए उसके टिफिन का सारा खाना बच गया था, वरना अपनी माँ के डर से वह भूख ना होने पर भी टिफिन का पूरा खाना खत्म कर देता था। माई आप इस टूटे घर में कैसे रहती हैं? चलिए आप घर पर रहिए, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा, रोहित ने अपने पन से कहा। खाना और दवा खा लेने की वजह से भिखारन की तबीयत कुछ संभल चुकी थी। बेटा तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। आज वह भी तुम्हारे जितना बड़ा हो गया होगा, भिखारन ने कांपती आवाज़ में कहा। कहाँ है आपका बेटा?
पता नहीं वह भिखारन जैसे कहीं खो गई। तभी रोहित की नज़र अपनी घड़ी पर पड़ी। वह बोला, माई आज मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर माँ चिंता कर रही होगी, मैं कल फिर आऊँगा। अगले दिन रोहित सुबह ही उस भिखारिन के पास पहुँच गया। उसे भिखारिन की तबीयत पहले से बेहतर लगी। रोहित ने उसे खाना खिलाया और दवा भी खिलाई। माई, कल आपने बताया नहीं कि आपका बेटा कहाँ है। पता नहीं बेटा, वह कहाँ है। वह मेरे प्यार की निशानी था और जिसके प्यार की वह निशानी था वही मेरे बेटे को अपने साथ ले गया। शायद उसकी बेहतर जिंदगी के लिए। वह मुझे पता नहीं वह दोनों कहाँ हैं। कहते कहते भिखारन की आंख में आंसू आ गए। रोहित उनको देखकर बड़े प्यार से बोला, माई आप मेरे घर चलिए, मैं उन दोनों को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। बेटा, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये घर हमारे प्यार और 7 फेरों का गवाह है। उसने मुझसे यहाँ आने का वादा किया था। वह कभी न कभी तो मेरे बेटे को लेकर यहाँ आएगा ही। और हाँ, अब तू भी यहाँ मत आना। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। कल से काम पर भी लौट जाऊँगी। माई, आप भीख मांगने का काम छोड़ दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। रोहित ने जिद करते हुए कहा तो भिखारन रोहित के सिर पर प्यार से हाथ गिराते हुए बोली, ठीक है बेटा, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, कहीं चौका बर्तन कर लूंगी। रोहित वहां से ऑफिस चला गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तब उसके चेहरे पर सुकून था। तभी रीना देवी चाय लेकर आ गई। उन्होंने रोहित को चाय देते हुए कहा, बेटा कल तेरी छुट्टी है, कल हम लोग घर की सफाई करेंगे। बहुत दिनों से घर गंदा लग रहा है, त्योहार आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो पूरे घर की सफाई त्योहार तक हो जाएगा। ठीक है माँ, यह कहकर रोहित चाय पीने लगा। रीना देवी उसे खुश देखकर निहाल हो रही थी। अगले दिन माँ बेटा घर की सफाई में जुट गए। रोहित जब अपने पापा कमलेश वर्मा के स्टडी रूम को साफ करने जाने लगा तो रीना देवी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा इस कमरे की सफाई बहुत ध्यान से करना, खासकर यह सामने वाली अलमारी। इस अलमारी का कुछ भी सामान इधर से उधर हो गया तो तेरे पापा गुस्सा करेंगे। माँ, मैं सारा सामान ठीक जगह पर ही रखूँगा। रोहित ने अपनी माँ को दिलासा दिया और कमरे की सफाई करने में जुट गया। रीना देवी रोहित से बात करके किचन की ओर बढ़ गईं। बहुत सावधानी से रोहित ने एक एक किताब साफ करके उन्हें वापस उनकी जगह लगा दिया। अब बस सामने वाली वह अलमारी बची थी जिसके लिए रीना देवी ने कोई भी सामान इधर उधर ना करने की सख्त हिदायत दी थी। रोहित अलमारी साफ करने लगा। वह जानता था कि उसके पापा कभी भी इस अलमारी को छूने की इजाज़त कभी नहीं देते। रोहित ने एक एक सामान निकाला और सफाई करके किरीने से लगा दिया। तभी उसकी नज़र अलमारी के नीचे खाने में बिछे कागज़ पर पड़ी। उसने सोचा, इस कागज़ को बदल देता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने कागज़ हटाया, एक तस्वीर नीचे गिर पड़ी। रोहित ने उसे उठाकर देखा। वह तस्वीर लगभग 22 साल की एक औरत की थी। रोहित को लगा जैसे इस औरत को कहीं देखा है। उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। रोहित ने तस्वीर वापस उसी जगह पर रख दी और अपने कमरे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तस्वीर किसकी है और पापा ने उसे अलमारी में छुपा कर क्यों रखा है। वह जितना सोचता उसका दिमाग उतना ही उलझ जाता। रोहित आंख बंद करके लेट गया। आंख बंद करते ही उसे उस भिखारन की याद आई। रोहित आज उससे मिलने भी नहीं गया था। वह सोचने लगा कि पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। वह चौका बर्तन का काम कर रही होगी या भीख मांग रही होगी। यह सोचते सोचते अचानक उसे फिर तस्वीर का ख्याल आया और तस्वीर उस भिखारन के ख्याल आपस में उलझ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा कि तस्वीर वाली औरत और भिखारिन का चेहरा मिलता जुलता है। तो क्या वह माई की तस्वीर है? लेकिन वह तस्वीर पापा की अलमारी में क्यों है? पापा माई को कैसे जानते हैं? कि कई सवाल, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं। तभी रोहित ने अपने पापा की अलमारी से तस्वीर उठाई और कई सवाल लिए।
वह भिखारिन के घर आ गया। रोहित को देखकर भिखारिन के चेहरे पर चमक आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है माई? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? रोहित कुछ बोला नहीं। उसने जेब से पापा की अलमारी से मिली तस्वीर निकाली और पूछा, माई क्या आप इस तस्वीर वाली औरत को जानती हैं? अरे यह तो मेरी तस्वीर है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आई? भिखारी ने तस्वीर को लगभग झपटते हुए कहा। रोहित ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा दी। यह मुझे मेरे पापा की अलमारी से मिली है। तुम्हारे पापा की अलमारी से? नाम क्या है उनका? भिखारन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। कमलेश वर्मा। रोहित की नजरें अभी भी उसके चेहरे पर गड़ी थी। भिखारन के अंदर एक धमाका हुआ। वह बुदबुदा उठी। इसके पापा और मेरे कमलेश एक ही हैं। क्या यह मेरा बेटा है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कमलेश मेरे बेटे को अपने घर पर नहीं रख सकते। क्या हुआ माई? आप मेरे पापा को जानती हैं। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गई कि रोहित को सच कैसे बताएं। इसे अपने पिता का सच पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। माई कहाँ खो गई आप? आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। रोहित अब बेचैन हो चुका था। बेटा, तेरे सवालों के सारे जवाब तेरे पापा के पास है, भिखारन ने धीरे से कहा। यह सुनकर रोहित वहां से तेजी से निकल गया। घर आकर वह सीधे अपने पापा के कमरे में गया। कमलेश वर्मा अभी अभी बाहर से आए थे। रीना देवी पड़ोस में गई हुई थी। रोहित ने बिना किसी भूमिका के तस्वीर कमलेश वर्मा के सामने रख दी और उनके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा, पापा यह कौन है? कमलेश वर्मा तस्वीर देखकर चौंक गए। उन्होंने तस्वीर को रोहित के हाथों से छीनते हुए पूछा, यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? आपकी अलमारी से मिली है। रोहित अपने पापा के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगा। कमलेश वर्मा धम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह बुदबुदा उठे। लगता है 25 साल से दिल में दबा राज आज बताना ही पड़ेगा। पापा, आप किस राज की बात कर रहे हैं? रोहित बेचैन हो गया। बेटा, आज से 25 साल पहले की बात है। मैं और कुसुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि कुसुम एक गरीब और अनाथ लड़की थी और मैं अपने घर का इकलौता वारिस। मैं कुसुम से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने कुसुम से चुपचाप शादी कर ली। मैंने सोचा था बाद में घर वाले उसे अपना लेंगे, लेकिन मेरी माँ ने कुसुम को अपनाना तो दूर, अपनी जान देने की धमकी देकर मेरी शादी जबरदस्ती रीना से करा दी। तुम्हारी माँ रीना बहुत ही समझदार है। उसे मैंने कुसुम के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने मुझसे बस इतना कहा कि कुसुम आपका कल थी, मैं आपका आज हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आज आप में जिएंगे और कुसुम को भूल जाएंगे। मुझे कुसुम के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन रीना की खातिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैं अपनी गृहस्थी में रम गया। मैं कुसुम से कभी दोबारा मिलने नहीं गया। शादी के 1 साल बाद हमें पता चला कि रीना कभी माँ नहीं बन सकती है। इस बात को मेरी माँ ने दिल से लगा दिया और एक बार जब वह बीमार पड़ी तो 2 महीने के अंदर ही इस दुनिया से चली गई। फिर पिताजी हम लोगों पर बच्चा गोद लेने का जोर डालने लगे। हमने इसे अपनी किस्मत समझकर कई अनाथालय में बच्चे देखे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तभी एक दिन मुझे कुसुम दिखाई पड़ी। उसकी गोद में लगभग 2 साल का एक बच्चा था। मैं झिझकते हुए कुसुम के पास पहुंचा। उसने जैसे ही मुझे देखा वह खुशी से उछल पड़ी, लेकिन जब कुसुम को मेरी शादी के बारे में पता चला तो वह एकदम टूट गई। उसे एक ही चिंता हुई कि उसके बेटे को पिता का नाम कौन देगा। सारी जिंदगी उसके बेटे को समाज की गंदी निगाहों का सामना करना पड़ेगा। कुछ पल को कमलेश वर्मा रुके और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मैंने उसी वक्त एक अहम फैसला ले लिया। मैंने सोच लिया कि मैं ही अपने बेटे को अपना नाम दूंगा। मैंने कुसुम को अपने मन की बात नहीं बताई और बच्चे के भविष्य का वास्ता देकर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। पहले तो कुसुम तैयार नहीं हुई, क्योंकि अब वही उसके जीने का सहारा था,
लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए वह अपने बच्चे को मुझे देने के लिए तैयार हो गई। अपना बच्चा मुझे देते हुए वह बहुत रोई थी और फिर मैंने अपने ही बेटे को गोद ले लिया। इतना कहकर कमलेश वर्मा ने सिर झुका लिया। पापा, आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आपने माई को धोखे में रखा और देवी जैसी अपनी पत्नी को धोखा दिया। रोहित गुस्से में चीख पड़ा, नहीं बेटा, तेरे पापा ने मुझे धोखा नहीं दिया। उन्होंने जब मुझे कुसुम के बारे में बताया था तब मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन जब इन्होंने अपने ही बेटे को गोद लेने की बात कही तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कई दिन मैं एक उधेड़ बुन में रही, लेकिन जब बाद में मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि किसी और के बच्चे को गोद लेने से अच्छा है अपने ही पति के बच्चे को गोद ले लिया जाए। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी ममता जाग उठी। तुम मुझे बिल्कुल अपने से लगे। हाँ, मैंने तुम्हारे पापा को कसम दी थी कि वह कभी कुसुम से नहीं मिलेंगे। रीना देवी ने कमरे में घुसते हुए कहा, माँ, तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? रीना देवी रोहित के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, बस बेटा, इसके आगे एक शब्द भी ना कहना। तू मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या, तू मेरा ही बेटा है ना? रीना देवी तड़प उठी, यानी वह भिखारिन मेरी माँ है? रोहित जैसे अपने आप से बोल रहा था, उसकी आंख में आंसू आ गए। भिखारन? कौन भिखारन? कमलेश वर्मा ने चौंकते हुए पूछा। रोहित एक सांस में सब कुछ बताता चला गया। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी रीना देवी कुछ सोचते हुए बोली, हमें वहां चलना चाहिए। कमलेश वर्मा और रोहित चौंक कर रीना देवी का मुंह देखने लगे। रीना देवी के चेहरे पर दृढ़ता थी। रोहित अपनी मां से मिलने के लिए तड़प उठा, लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचे तो उस टूटे घर में कोई नहीं था। वहां एक कागज का टुकड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। कमलेश वर्मा ने लपक कर वह कागज उठा लिया। उसमें लिखा था, मेरे बेटे को उसके पिता का और एक माँ का प्यार मिल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे के अच्छे भविष्य के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। रीना देवी ने उसे सीने से चिपका लिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।